भाभी। हाँ दीदी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है और 6 लाख रुपए की जरूरत है। आपके भैया ने बड़ी मुश्किल से 3 लाख रुपए जुटा पाए हैं। ठीक है भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हे भगवान, ये क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझे तो लगा था कि अब माँ की तबीयत ठीक है तो माँ स्वस्थ होकर घर आ जाएगी, लेकिन ये कौन सा नया ऑपरेशन बता दिया है डॉक्टर ने। भैया ने पहले ही 10 लाख रुपए माँ के ऊपर खर्च कर चुके हैं और अब फिर से 6 लाख रुपए। मेरा भाई बेचारा कहाँ से करेगा इतना सब कुछ। अरे संगीता, क्या हो गया? ये रोना धोना किस लिए मचा रखा है तुमने? आपको तो मालूम है ना कि माँ पिछले 7 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। हाँ संगीता, मालूम तो है, लेकिन डॉक्टर ने तो बताया था ना कि अब माँ जी की हालत पहले से बेहतर है, फिर तुम अभी परेशान क्यों हो रही हो? हाँ जी, सब कुछ तो ठीक हो गया था, लेकिन अचानक से डॉक्टर बोल रहे हैं कि माँ का ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उनकी जान बचाना मुश्किल है और ऑपरेशन में भी 6 लाख रुपए लग रहे हैं। प्रमोद भैया है ना, सब देख लेंगे, तुम परेशान मत हो। वैसे भी प्रमोद भैया माँ जी की कितनी सेवा करते हैं। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन अभी तक भैया ने कम से कम 10 लाख रुपए लगा चुके हैं माँ के इलाज में। अब भैया बेचारे कहाँ से रुपए लाएंगे? अभी बड़ी मुश्किल से 3 लाख रुपए की व्यवस्था हुई है। भाभी बता रही थी कि अभी भी 3 लाख रुपए कम है ऑपरेशन के लिए। हाँ, बेचारे प्रमोद भैया कितने रुपए लगा चुके हैं माँ जी पर, लेकिन देखो संगीता, 3 लाख रुपए कोई कम तो नहीं है ना। कोई कैसे 3 लाख रुपए दे सकता है बताओ? क्यों नहीं दे सकते जी? क्या हम लोग 3 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं? आखिर वो भैया के साथ साथ मेरी भी तो माँ है ना। लेकिन 3 लाख रुपए, क्या मेरी माँ की जान की कीमत सिर्फ 3 लाख रुपए है, जो आप 3 लाख रुपए के लिए इतना सोच रहे हैं? देखो संगीता, मैं एकाएक कोई भी फैसला नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मुझे माँ, बाबूजी और भाई सबसे पूछना पड़ेगा। वैसे भी अभी नीलेश की शादी तय हो गई है और उसकी भी शादी में काफी रुपए खर्च होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि माँ जल्दी से रुपए देने को तैयार हो जाएंगी। कैसी बात कर रहे हैं जी आप? देवर जी की शादी से ज्यादा जरूरी मेरी माँ को बचाना है। देवर जी की शादी में एक फंक्शन कम करवा लेना, कुछ तामझाम में कम रुपए खर्च कर लेना, लेकिन कम से कम मेरी माँ की जान तो बचा लीजिए। संगीता प्लीज रो मत, ठीक है? मैं माँ से बात करता हूँ, देखते हैं माँ क्या कहती है। अगर माँ जी मना कर देगी तो क्या मेरे भाई को 3 लाख रुपए नहीं देंगे? संगीता, मैंने कहा ना, इस घर में मेरी मर्जी नहीं चलती है, और वैसे भी मेरी सैलरी के सारे रुपए तो माँ के हाथ में ही होते हैं ना, मेरे हाथ में कहाँ रुपए होते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। हे भगवान, ये कैसी विषम परिस्थिति में खड़ी हूँ मैं। एक तरफ मेरी माँ की जान बचाना है और दूसरी तरफ रुपए की कमी। मैं कहाँ से माँ की मदद करूँ? कैसे करूँ मैं कि मैं अपनी माँ की जान बचा सकूँ? मेरा भाई बेचारा कितना करेगा? काशी जल्दी से रुपयों की व्यवस्था कर दे तो मैं फौरन भागकर अस्पताल पहुंच जाऊंगी और माँ के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए भैया को दे दूंगी। मैं जाकर सुनती तो हूँ कि माँ जी क्या कहती है इनसे। माँ, संगीता बोल रही है कि उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए हम उसे 3 लाख रुपए दे दें, बाद में उसका भाई थोड़ा थोड़ा करके रुपए लौटा देगा। उसके बाप ने कमा कर यहाँ रुपए रखे हैं क्या, जो उसने कहा हम उसे रुपए दे दे? पागल तो नहीं हो गया है तू? माँ, मैंने तो पहले ही संगीता को मना कर दिया, लेकिन उसने फिर भी कहा कि एक बार मैं आपसे पूछ लूं, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अरे थोड़ी तो अकल दौड़ा तू, ऐसे कैसे 3 लाख रुपए उसकी माँ के इलाज के लिए दे दे? अरे भाई, उसका भाई लौटाया ना लौटाया तो हमारे 3 लाख रुपए तो पानी में चले जाएंगे। और वैसे भी उसकी माँ कौन सी जवान धरी है जो उसे बचाना इतना जरूरी है? अरे मर जाती है तो मर जाए, वैसे भी बहुत जी लिया उन्होंने, बहुत दुनियादारी देख ली, अपने बेटे की सबकी शादी कर चुकी है। अब क्या ही देखना है, पति भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, अब किसके सहारे इतने जीने की लाहा है उन्हें? मैं तो प्रमोद को सबसे बड़ा बेवकूफ समझती हूँ, जो अपनी इतनी बुजुर्ग माँ के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर चुका है। अरे इतने लाख रुपए खर्च करने की जरूरत ही क्या है? उसे तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। चलो भाई, माँ की ज्यादा उम्र ना हो तो कम से कम रुपए खर्च भी कर लो तो समझ में आता है कि अगर बच भी जाए तो 10-20 साल जी जाएंगी, लेकिन उसकी माँ की तो ऐसी हालत है कि अभी ऑपरेशन से वह बच भी जाएगी तो 5-7 साल में वह इस दुनिया को अलविदा कह जाएगी। फिर इतने रुपए मूर्खों की तरह पानी में बहाने की जरूरत क्या है? और भैया, भाभी को क्या इतनी समझ नहीं है कि अभी 2 महीने बाद घर में देवर की शादी है और उन्हें अपने माँ के ऑपरेशन के लिए रुपयों की जरूरत है? अरे छोटे, मैंने सब कुछ कह के देख लिया, लेकिन फिर भी संगीता का कहना था कि मैं तुम लोगों से एक बार बात कर लूं। हाँ तो उससे जाकर साफ साफ कह दे कि हम रुपए नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है इतने रुपए। ठीक है माँ, मैं कह दूंगा संगीता से। वाह माँ जी वाह, क्या जवाब दिया है आपने कि मेरी माँ बुजुर्ग हो चुकी है, उन्हें बचाने की क्या जरूरत है? यही सब मैं आपके समय में जरूर करूंगी। जब आप बुजुर्ग हो जाएंगी ना तो 1 रुपए भी मैं आपके बेटे को आपके ऊपर लगाने नहीं दूंगी और उस समय यही बात कहूंगी मैं आपसे। सर नहीं आती जो मेरी माँ के लिए ऐसी बातें करती है ये। संगीता, ये सब क्या कर रही हो तुम? ये सब पेपर क्यों पकड़ा रखा है यहाँ? संगीता, वो माँ। बस मैंने सब कुछ सुन लिया है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए खुद ही व्यवस्था कर लूंगी। सॉरी संगीता, लेकिन वो, मैंने कहा ना मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। ये सब कौन से पेपर हैं? मेरे पापा ने मेरे नाम से जो एफडी करवाई थी ना, बस वही एफडी तोड़ना चाहती हूँ मैं और उन्हीं रुपयों से अपनी माँ का इलाज करवाना चाहती हूँ। क्या
तुम इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले सकती हो? इस एफडी के बारे में तो माँ को भी पता है ना। पता है तो क्या, मेरे पापा ने समय बेसमय के लिए ये एफडी मेरे लिए करवाई थी और इस एफडी में 5-6 लाख रुपए तो होंगे ही। अब मैं ये सारे रुपए निकाल कर अपने भाई को दे दूंगी माँ के इलाज के लिए। देखो देखो संगीता, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन माँ ऐसे नहीं होने देगी। समझने की कोशिश करो तुम। मैंने कह दिया मुझे नहीं समझना है। मेरी माँ की जान से बढ़कर मेरे लिए एफडी के रुपए नहीं है। इस तरह गौतम संगीता को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन संगीता गौतम की बात नहीं मानती है। संगीता ने अपनी एफडी तोड़वाने का फैसला किया और इस फैसले में संगीता की सास ने संगीता का बहुत विरोध किया, लेकिन संगीता अपनी सास की बात नहीं मानी और वह रुपए लेकर अस्पताल जाने लगी। 4 दिन से तेरी पत्नी बैंक के चक्कर काट रही है, लेकिन तू उसे बैंक जाने आने से रोक नहीं पाया। मैंने तो शादी के वक्त ही कह दिया था कि वह एफडी के रुपए मेरे बेटे के बिजनेस में काम आएंगे, और तूने जो नया अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है उसमें तू रुपए कहां से लगाएगा? तेरी पत्नी तो एफडी के रुपए अपने माँ की बीमारी में लगा रही है, फिर तू क्या करेगा? अगर तू सोच रहा हो कि मैं तुझे 1 रुपए दूंगी तो कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे 1 आना भी नहीं दूंगी। लेकिन माँ, मैंने संगीता को समझाने की बहुत कोशिश की, संगीता मेरी बात नहीं मान रही है। वही तो बोल रही हूँ, अब तू जानो तेरा काम जाने कि तू अपने व्यापार के लिए कहाँ से रुपए लगाएगा। मैं नहीं दूंगी तुझे रुपए, अब चले जा तू यहाँ से। अगर समधी जी आज जीवित होते ना तो यह बात मैं समधी जी से जरूर करता, क्योंकि विवाह के वक्त उन्होंने कहा था कि उनके बेटी के नाम पर जो एफडी है वह हम लोग समय पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह क्या, उस एफडी को तो बहू ने अपनी माँ के ऊपर खर्च करने का फैसला किया है। गौतम सुन ले, तेरी पत्नी हम लोगों की बात नहीं मानी ना, उसने अपने मन का कर लिया, तो याद रखना हम तुझे किसी भी चीज के लिए 1 रुपए भी नहीं देंगे। अब तुझे रुपए के लिए मोहताज होना पड़ेगा। अब तू जान, तेरा काम जाने, चाहे तू अपनी गृहस्थी अलग कर, चाहे तू अपनी पत्नी और अपना खर्चा और अपने बच्चे का खर्चा अकेले कैसे भी उठा, हम तुझे 1 रुपए नहीं देने वाले हैं। पापा, मैंने संगीता को समझाने की बहुत कोशिश की पापा, उससे क्या हुआ? आखिर वह बैंक से रुपए लेकर तो आ ही गई है, अब वह अस्पताल भी चले जाएगी और सारे रुपए अपने भाई को सौंप देगी। ऐसे कैसे सौंप देगी? रुकिए, मैं देखती हूँ उसे। संगीता, तूने सब कुछ अपने मन का किया है तो याद रखना इस घर में अब तेरी वह जगह नहीं होगी जो जगह पहले थी। मम्मी जी, समझने की कोशिश कीजिए, यह रुपए मैं कोई शॉपिंग के लिए लेकर नहीं जा रही हूँ। मेरी माँ की हालत बहुत गंभीर है और उनको बचाना बहुत जरूरी है। मैं उनके इलाज के लिए रुपए लेकर जा रही हूँ और मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग मुझे शांति से जाने दीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरी माँ की जान की कीमत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम्हें एक बार फिर से याद दिलाती हूँ, हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारे एफडी के रुपए जो भी है वह गौतम के नए बिजनेस में लगेंगे, लेकिन तुम यह बात भूल चुकी हो। मुझे सब याद है माँ जी, और मैं रुपए लगाना भी चाहती थी, लेकिन इनके बिजनेस से कहीं ज्यादा अभी मेरी माँ की जान है मेरे लिए, इसीलिए मुझे माफ कीजिएगा। मुझे तुरंत अस्पताल जाना ही होगा। अच्छा, अगर अपने मन की कर ही रही हो ना तो एक बात सुनती जाओ तुम। इस घर में आज के बाद तुम लोगों के लिए हम 1 रुपए भी खर्च नहीं करेंगे। मम्मी जी, मैं इनके बिजनेस के लिए भी रास्ता निकाल लूंगी। प्लीज अभी मुझे शांति से अस्पताल जाने दीजिए। इस तरह की कटु वचन मत कहिए। रास्ता क्या निकाल लोगी? क्या तुम अपने भाई से लाख रुपए लेकर आ जाओगी? तुम्हारा भाई तो पहले ही कंगाल हो चुका है। माँ जी, मुझे शांति से जाने दीजिए। मैंने कहा ना कि मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी, अभी मुझे जाने दीजिए। देखा कितनी ढीठ है, इसे तेरे फ्यूचर की भी कोई चिंता नहीं है, ना ही अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता है, जो अपनी माँ के इलाज के लिए इतनी उतावली हो रही है कि अपने लाखों रुपए की एफडी तक तुड़वा दी। बता कितना अभागा है तू, तेरी तकदीर फूटी हुई है जो ऐसी पत्नी का साथ मिला है तुझे। अरे मैंने दुनिया देखा, लेकिन ऐसी औरत नहीं देखी मैंने, जो अपने पति से बढ़कर अपने मायके वालों को समझ रही है, अपने उस बूढ़ी बीमार माँ को समझ रही है। अरे दुनिया में तो ऐसी पत्नियां देखी है मैंने, जो अपने पति के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है, अपने मायके तक को कंगाल कर देती है। लेकिन ये तेरी औरत, इसे तेरी या हमारी जरा भी परवाह नहीं है, ये सिर्फ अपने मायके वालों के लिए सोचती है। मैं क्या करूँ माँ, क्या करूँ? मैंने समझाने की कोशिश तो की ना। माँ, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? अच्छा हो गया दिया जो तू आ गई बेटा। इस घर में तो देख, इस घर की बहू अपने मन की करने लगी है। इस घर में बड़े बुजुर्गों के फैसले का कोई मान सम्मान नहीं है, कोई इज्जत मर्यादा नहीं है। भाई, आप चुपचाप तमाशा देखते रहे। आप अपनी पत्नी को इतना बड़ा फैसला लेने से रोक नहीं पाए? क्या आपको आपके भविष्य की, आपके बच्चों के भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है? अरे उनकी माँ तो वैसे ही इतनी बुजुर्ग हो चुकी है, उनका बचना मुश्किल है। ये सोच लो कि उनकी माँ समझ लो मर ही गई है, और आपके भाग्य के लाखों रुपए सोच लीजिए पानी में बह चुके हैं। भाई, आपको रोकना था भाभी को। मैं क्या करूँ दिया, क्या करूँ? तेरी भाभी तो इतना रोना धोना मचा कर रखी थी कि उसके लिए माँ से बढ़कर या माँ के आगे पीछे कोई नहीं था। उसने मेरी एक ना सुनी। ठीक है भाई, तो अच्छा खूब बदला लीजिएगा आप, हो जाने दीजिए उनकी माँ का इलाज। उसके बाद भाभी के ये ऐसे व्यवहार जो है ना, उसका एक एक हिसाब करके बदला लेना आप। उनको 1 रुपए भी खर्च के लिए मत देना, रुपए के लिए तरसाना उन्हें। भाभी को जरा भी शर्म नहीं आई? अभी 2 महीने बाद छोटे देवर की शादी है और उनकी शादी में रुपए लगाने से छोड़कर वो अपनी बीमार बूढ़ी माँ के इलाज के लिए रुपए लेकर चली गई। बताओ, ऐसा होता है क्या घर की बहू के लक्षण? और वैसे भी भाई, वह एफडी के रुपए ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए थे, क्योंकि शादी के समय भाभी के पिता ने कहा था कि आपके बुरे वक्त में वह एफडी के रुपए काम आएंगे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। वह एफडी के रुपए तो उन्हीं के
दिया, मैं सब समझ रहा हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे नाजुक पल में मैं संगीता के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती या दबाव नहीं बना सकता था। भाई अभी भी वक्त है, समझ जाइए। आज भाभी ने अपने मन का तो कर लिया, लेकिन अगर आप आगे से उन्हें नहीं रोकेंगे ना तो वो हर बार अपने मन का ही करेंगी और आप चुपचाप इसी तरह तमाशा ही देखते रह जाएंगे। अपने आप को आजाद समझने लगी है भाभी। सास ससुर ससुराल का तो कोई जैसे डर या दबाव ही नहीं है उनको। ठीक है रदिया, ठीक है, एक बार इलाज हो जाने दो, उसके बाद मैं बात करूंगा संगीता से। माँ, भाभी बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है, भैया को उंगलियों पे नचा रही है। अरे बेटा, वो सिर्फ तेरे भाई को ही नहीं बल्कि हमें भी नचा रही है। अभी देखना, ऑपरेशन के रुपए तो दे देगी और 4 दिन बाद यही खबर आएगी कि उसकी माँ इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। तब मैं संगीता को बताऊंगी कि उसने जो फैसला लिया वह फैसला कितना गलत है। ऐसी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी माँ, जो पति के हिस्से के लाखों रुपए को अपनी बूढ़ी माँ के इलाज में लगाने को चली है। मैं तो कह देती हूँ माँ, भाभी एक बार बस वहाँ से लौट कर आ जाए। आप पाई पाई के लिए भाभी को तरसा देना, नहीं तो सच बता रही हूँ, मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ बेटा, हमने फैसला कर लिया है, तू चिंता मत कर। हमें पता है कि हमें संगीता के साथ क्या करना है। और माँ, अभी भैया जो नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने आधा सामान खरीद लिया है, उसके लिए भी आप 1 रुपए मत देना। तब भैया को भी समझ में आएगा कि रुपए की क्या अहमियत होती है। शुरू से आप लोगों ने भैया के हर जरूरत के लिए रुपए दिया है, भाभी के ऊपर खर्च किया है, भाभी की डिलीवरी में खुद आपने खर्च किया है। भैया ने आज तक 1 रुपए तो लगाए नहीं है, उन्हें रुपयों की कोई अहमियत नहीं है। देख लिया ना बेटा, मैंने देख लिया गौतम का व्यवहार। वह तो अपनी पत्नी के सामने चूत चपाड़ नहीं कर पा रहा है, उसे प्यार से समझाता है। मैं तो चाहती हूँ कि 2-4 लात मार के उसे समझाए तो वह बात समझ ले, लेकिन ये गौतम तो बस सिर झुकाए। मेरे सामने भी जैसे खड़ा रहता है वैसे अपने पत्नी के सामने खड़ा रहता है। मैं गौतम को इतना परेशान करूंगी और 1-1 रुपए के लिए इतना तड़पाऊंगी ना कि इसे रुपयों की अहमियत समझ आ जाए। और संगीता के खिलाफ भी इतना भड़काऊंगी कि धीरे धीरे इसे भी संगीता से नफरत हो जाएगी और तब यह सिर्फ और सिर्फ हमारी बात सुनेगा। हाँ माँ, यही तो कह रही हूँ मैं आपसे। देखती हूँ ना अब गौतम के बिजनेस के लिए कहाँ से रुपए आते हैं। बहू रुपए लेकर चली गई और किसी ने रोका भी नहीं। कैसे रोक सकते थे पापा? भाभी किसी की बात माने तब तो कोई उन्हें रोके। भाभी तो यहाँ अपनी मनमर्जी कर रही है, किसी की बात नहीं सुन रही है। जब 4 दिन से भाभी प्रोसेस में लगी थी बैंक से रुपए लाने में, तब तो आप लोगों ने उन्हें रोक नहीं पाए, फिर अस्पताल जाने से कैसे रोक सकते थे? अब कोई कुछ नहीं कर सकता है पापा, क्योंकि भाभी रुपए लेकर अस्पताल जा चुकी है। इस तरह संगीता के ससुराल वाले चाहते थे कि संगीता अपने एफडी के रुपए अपनी माँ के ऊपर खर्च न करे, लेकिन संगीता किसी की बात नहीं मानती है और अपने एफडी के 5 लाख रुपए लेकर सीधे अस्पताल पहुँचती है। भैया, भैया माँ की तबीयत कैसी है भैया? क्या बताऊं बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संगीता, विदेश से डॉक्टर आ रहे हैं, माँ के मस्तिष्क का ऑपरेशन होना है। पता नहीं ये ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं। डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया है कि वह सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, यह ऑपरेशन सक्सेस होने की कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन क्या करूं संगीता, क्या करूं? माँ को ऐसी अवस्था में रखने से तो अच्छा है कि एक बार हम कोशिश कर ही ले। हो सकता है माँ बच जाए और माँ ठीक हो जाए। हाँ भैया, इसलिए तो मैं भी ये लीजिए, ये 5 लाख रुपए लेकर आई हूँ। ये रुपए माँ की इलाज में लगा लीजिए भैया। लेकिन संगीता, इतने रुपए तू कहाँ से लाई है बेटा? भैया, ये वक्त ये सब पूछने का नहीं है, ये रुपए लीजिए और जाइए डॉक्टर से जाकर कहिए कि वह ऑपरेशन की तैयारी करे। ठीक है मेरी बहन, ये आखिरी कोशिश है, इसके बाद सब कुछ ऊपर वाले के हाथ पे है। दीदी आपके भैया ने माँ जी को बचाने की बहुत कोशिश कर ली दीदी, बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब तो मुझे डर लगने लगा है। लग रहा है कि माँ जी का साथ मत रोइए भाभी, मत रोइए। देखा है मैंने भैया को कैसे जी जान से माँ को बचाने की कोशिश में लगे हैं। भैया ने अपनी कमाई के 1-1 रुपए माँ के इलाज में लगा चुके हैं। भैया ने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचा, बस वो माँ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चाहिए दीदी हमें रुपए पैसे, बस हमारी माँ जी को हम बचा ले, क्योंकि माँ जी हमारी असली दौलत है। सच में भाभी, माँ ने जरूर पिछले जन्म में मोती दान ही किए होंगे, जो माँ को तुम्हारे जैसी बहू मिली है। माँ ने आपके राज में हमेशा सुख के ही दिन बिताए हैं, हमेशा आपकी तारीफ ही करते रहती है। आपने माँ को इतना प्यार दिया है भाभी, इतना प्यार दिया है जितना प्यार शायद हम भी माँ को कभी न दे पाए हैं। मैं तो भगवान से यही विनती कर रही हूँ कि मेरी माँ जी जल्दी से स्वस्थ हो जाए दीदी, जल्दी से स्वस्थ हो जाए। मुझे माँ जी के साथ की जरूरत है दीदी, माँ जी मेरी ताकत है, मेरा हौसला है। हाँ भाभी, माँ जरूर ठीक हो जाएगी, भाभी जरूर ठीक हो जाएगी, आप रोइए मत। मैंने रुपए दे दिए संगीता डॉक्टर को और पेपर्स पे साइन भी कर दिए हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि आज रात से ही माँ का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। भैया, क्या मैं अभी माँ से मिल सकती हूँ? नहीं संगीता, माँ को एक अलग ही यूनिट में रखा गया है, ऐसे हम माँ से नहीं मिल सकते हैं। माँ से मिलने के लिए डॉक्टर की परमिशन की जरूरत है। लेकिन तुम चिंता मत करो, ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले मैं डॉक्टर से जरूर कहूंगा कि एक बार माँ को तुमसे मिला दे। ठीक है भैया। इस तरह संगीता और संगीता के भैया भाभी अस्पताल में बैठकर डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगते हैं। संगीता अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रही थी। संगीता अपने भैया भाभी के साथ अस्पताल में बैठकर माँ से मिलने का इंतजार करने लगती है। सर ऑपरेशन से पहले एक बार
एक बार हम सब अपनी माँ से मिलना चाहते हैं सर। ठीक है, हमारे बाकी स्टाफ आ जाए, उसके बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा और आप लोगों को आपकी माँ से मिलवाया जाएगा। प्लीज तब तक आप लोग बाहर वेट कीजिए। ठीक है डॉक्टर। कितने भले लोग हैं ये, और दुनिया में हर माँ को ऐसा बेटा दे ईश्वर। अपनी माँ की इलाज बचाने के लिए इन लोगों ने अब तक कितने रुपए खर्च कर चुके हैं। मैं अपने 15 साल के करियर में कभी ऐसा बेटा नहीं देखा जो अपनी माँ को बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद करे और यहाँ तक अपनी कमाई के पाई पाई रुपए तक खर्च कर दे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगा कि इनकी माँ जल्दी ठीक हो जाए। संगीता के भैया भाभी का समर्पण और प्यार देखकर डॉक्टर को भी दया आने लगी थी। बेचारी संगीता और उनके भैया भाभी बिना खाए पिए पिछले 4 घंटे से बस माँ के से मिलने का इंतजार करने लगते हैं और करीब शाम को 6 बजे जब पूरा स्टाफ आ जाता है तब उन्हें उनकी माँ से मिलने के लिए बुलाया जाता है। दीदी देखिए ना, अभी तक हमें माँ जी से मिलने का मौका नहीं दिया गया है। आप लोग हैं ना पेशेंट के साथ? जी हम लोग हैं। चलिए, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले हम आपको आपकी माँ जी से मिला दें। हाँ नर्स, हम अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। अच्छा आइए आप लोग। माँ जी मुझे पहचानिए माँ जी, मैं आपकी गौरी। देखिए, अभी पेशेंट किसी को पहचान नहीं पाएगी, आप लोग उन्हें परेशान मत कीजिए, बस यूं ही उन्हें देख लीजिए और बाहर चलकर वेट कीजिए। माँ एक बार अपनी संगीता से बात कर लीजिए माँ प्लीज आप लोग बाहर चलिए, अब ऑपरेशन का समय हो रहा है और डॉक्टर भी बाहर से आ चुके हैं। ठीक है, चलो संगीता, बाहर चलकर इंतजार करते हैं। माँ जी एक बार अपनी गौरी को देख लीजिए। माँ जी चलिए भाभी, चलकर बाहर इंतजार करते हैं, अभी माँ किसी को नहीं पहचान पा रही है। चलो गौरी, बाहर चलो गौरी। रुकिए ना जी, मन भर में माँ जी को देख तो लूं। प्लीज चलिए ना, आप लोग बाहर चलिए। ठीक है, चलिए बाहर। माँ जी कब लौट कर आएगी जी? माँ जी कब लौट कर आएगी? कब हमारे साथ आकर रहेगी माँ जी? भाभी मत रो भाभी, माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। सच में भाभी, माँ बहुत किस्मत वाली है जो आप जैसे बेटे बहू मिले हैं उन्हें। ऐसा मत कहिए दीदी, तकदीर वाली माँ जी नहीं बल्कि तकदीर वाले हम हैं जो हमें ऐसे माँ जी का साथ मिला है। सच में आज के जमाने में ऐसे बेटे बहू और ऐसी बेटी मैंने नहीं देखी जो अपने बुजुर्ग माँ के लिए किस तरह परेशान हो रहे हैं। एक मेरा बेटा है, जब 10 बार मिन्नती करती हूँ तब जाकर कहीं मुझे हॉस्पिटल लेकर आता है और इसमें भी कभी मेरी पूरी दवाई नहीं लेता है। संगीता की माँ का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। डॉक्टर ने बताया था कि कम से कम ऑपरेशन में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। तब तक संगीता अपने भैया भाभी के साथ हॉस्पिटल में ही बैठी रही। इधर संगीता अपनी माँ की तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी, लेकिन उधर संगीता के ससुराल में संगीता को कोसा जा रहा था, संगीता के खिलाफ साजिशें की जा रही थी। माँ, मेरे ससुराल से फोन आया था, वह लोग बोल रहे थे कि आप जल्द ही शादी की खरीदी शुरू कर दें। अरे तो वो लोग अपनी खरीदी शुरू कर देना बेटा, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। नहीं माँ, वो पायल की मम्मी बोल रही थी कि पायल के लिए जो भी लहंगा ज्वेलरी जो भी खरीदना है वह पायल खुद सामने से खरीदने को कह रही है। वह लोग भी हद करते हैं। अरे हम लोग अपने हिसाब से जो खरीदना होगा वो खरीद लेंगे ना। अब क्या हर जगह होने वाली बहू को ले लेकर घूमेंगे? और रही बात गहने खरीदने की ना, तो जब तक तेरी भाभी अपने मायके से नहीं आ जाती तब तक मैं गहने जेवर खरीदने की बात नहीं करूंगी। क्यों माँ, भाभी से हमको क्या लेना देना? भाभी को जब आना हो तब आए ना, हम अपनी शादी रोक तो नहीं सकते ना। अरे शादी क्यों रोकेंगे? उसकी माँ मर भी जाती है ना, तब भी मैं तेरी शादी नहीं रोकूंगी। जिस डेट में हमने मुहूर्त निकलवाया है उसी डेट में तुम्हारी शादी होगी पायल के साथ। वह तो बस वो आ जाए और उससे मैं किसी भी बहाने से उसके सारे जेवर ले लूं और उन्हीं जेवर को बेचकर जो रुपए आएंगे उसी से मैं तेरी दुल्हनिया के लिए गहने बनवाऊंगी। इसीलिए मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। अरे तुम लोगों ने फोन करके पूछा कैसी है बहू की माँ की तबीयत? ओहो पापा, यहाँ किसके पास इतने फालतू का टाइम है जो भाभी की माँ की तबीयत पूछने को जाए? अरे बेटा, झूठे मुंह से ही लेकिन पूछ लेना था फोन लगाकर। हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमारा मन नहीं किया तो हमने फोन नहीं लगाया। और ना आप बेकार में उधर दिमाग मत लगाइए, दिमाग आप अपने बेटे की शादी में लगाइए। क्या खरीदना है, कैसे करना है, देखो ये हमारे घर की आखिरी शादी होगी, हम बहुत ही धूमधाम से ये शादी करेंगे। हाँ ठीक है माँ, मैं पायल से क्या कहूँ? देखो छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती है, आपको तो मालूम ही है कि वो इतने बड़े घर की बेटी है। अगर सब कुछ उसके मन मुताबिक नहीं हुआ तो वह हो सकता है शादी कैंसिल भी कर दे। अरे बेटा, ऐसे कैसे शादी कैंसिल कर देगी वो? लेकिन पापा, अभी तक कोई दस्तूर भी तो नहीं हुआ है जिससे यह रिश्ता बंद कर रहे। अगर ऐसी बात है तो हम कल ही तेरे ससुराल जाते हैं और वहाँ जाकर हम लड़की के हाथ में सगुन के कंगन रखा देते हैं। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी पायल को फोन करके बता देता हूँ कि हम लोग कल आने वाले हैं उनके घर। ठीक है बेटा, जा बता दे। बच्चे कहाँ गए? बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चे अपने कमरे में हैं अपने पापा के साथ। अरे गौतम, तूने फोन किया था क्या बहू को? बहू की माँ की तबीयत कैसी है? पापा फोन तो किया था मैंने, लेकिन किसी ने भी मेरा फोन रिसीव नहीं किया।
मैं सोच रहा था पापा कि मैं चला जाता हॉस्पिटल। अरे अभी से हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है, जब कोई खबर आएगी तब जाना। हाँ बेटा, वैसे भी उनका तो ऑपरेशन हो रहा होगा ना, तू जाकर बाहर बैठेगा ही तो। मुझे मालूम है क्या होने वाला है परिणाम। वो जो एप्टी के रुपए है ना, वो सिर्फ पानी में बहने वाले हैं, क्योंकि बहू की माँ को बचाना ना पॉसिबल नहीं है। उनकी हालत बचने लायक है ही नहीं। ऐसा मत बोलिए माँ, हो सकता है कि कुछ चमत्कार हो जाए और माँ जी बच जाए। हाँ हाँ, तू बैठे बैठे ना चमत्कार होने का इंतजार कर। चलिए जी, हम चलकर पायल के घर जाने की तैयारी करते हैं। कल जल्दी निकल जाएंगे हम लोग। हाँ ठीक है, चलो। संगीता एक बार पलटकर कॉल तक नहीं कर रही है। माँ सच्ची कहती है कि संगीता को ना यहाँ की बिल्कुल नहीं पड़ी है। यहाँ ना मेरी चिंता है संगीता को, ना ही बच्चों की चिंता है। बस उसे अपनी माँ, अपने भैया भाभी की ही सुध है। अरे जब से गई है एक बार पलट के कॉल तक नहीं की है कि बच्चे कैसे हैं या बच्चों ने खाना खाया या नहीं। ऐसे कैसे माँ की दीवानी हो गई है। इसीलिए तो संगीता के ऊपर माँ गुस्सा करती है। आई एम सॉरी, आपकी माँ को नहीं बचाया जा सका। ये क्या बोल रही है जी? ये हमसे मजाक क्यों कर रही है? अरे ऐसे कैसे नहीं बचा पाएंगे? हमने माँ जी के ऑपरेशन के लिए बोला ना। फिर माँ जी नहीं, माँ हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ लगता है माँ का साथ बस इतने ही दिनों का था। माँ की मृत्यु की खबर सुनकर संगीता और भैया भाभी के रोने का ठिकाना नहीं था। वह लोग दुख में डूबे छाती पीट पीट कर रो रहे थे। लेकिन कोई कितना भी रोए, जो चला गया वो वापस तो आ नहीं सकता था। प्रमोद अपनी पत्नी और बहन के साथ अपनी मरी हुई माँ का शव लेकर घर जाता है। वहाँ उनका अंतिम संस्कार होता है। पूरा परिवार शोकाकुल होता है। लेकिन फिर भी संगीता के ससुराल से संगीता के पति के अलावा और कोई नहीं आता। धीरे धीरे करके सारे मेहमान जा चुके थे और उन मेहमानों के साथ गौतम भी जा चुका था। अब सिर्फ संगीता अपने भैया भाभी और उनके बच्चों के साथ घर में रह गई थी। यकीन ही नहीं होता कि माँ अब हम लोगों के बीच में नहीं है। हाँ संगीता, माँ को गए आज पूरे 3 दिन हो गए हैं। दीदी एक बात कहूँ? हाँ भाभी कहिए ना। दीदी, माँ जी की मौत की खबर सुनने के बाद भी आपके ससुराल से आपके सास ससुर नहीं आए, सिर्फ प्रमोद जी ही आए थे। और वह भी दूसरे मेहमानों की तरह मौत मिट्टी होने के बाद यहाँ से चले गए। वो भाभी, बच्चे या तो मेरे पास रहते हैं या इनके पास रहते हैं। बस इसी वजह से इनको जाना पड़ा, क्योंकि मैं तो यहाँ थी ना। संगीता, अब तुम भी वापस अपने ससुराल जाओ, क्योंकि बच्चे को छोड़े तुम्हें 4 दिन हो चुके हैं। बच्चे बहुत परेशान हो रहे होंगे और जैसे ही बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो तो तुम बच्चों सहित फिर से आ जाना। हाँ भैया, आज मैं चली जाऊंगी। ठीक है संगीता, मैं तुम्हें दोपहर के वक्त छोड़ने चलूंगा। नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। आप यहाँ भाभी और बच्चों के साथ रहिए। इस तरह संगीता 4 दिनों के बाद वापस अपने घर लौट जाती है। और वहाँ जब वो लौटती है तो देखती है कि उसके देवर और सास ठहाके लगा लगा कर हंस रहे हैं। हाँ बेटा, सच में बहुत मजा आया तेरे ससुराल में। और पायल तो बिल्कुल नहीं शर्माती। हाँ मम्मी, पायल बहुत फ्रैंक है। अरे भाभी, अच्छा हो गया आप आ गए। जल्दी से ना मेरी पसंदीदा हलवा बना दीजिए, बहुत मन कर रहा है आज खाने का। और सही था, बच्चे भी 2 दिन से स्कूल नहीं गए हैं। अभी स्कूल को तो काफी समय है। जल्दी से उनका लंच बना दो और उन्हें तैयार करके स्कूल भिजवा दो। सास और देवर की बात सुनकर मानो संगीता का खून खौल उठा था। उसे लग रहा था कि वह बेचारी इतने बड़े दुख से वापस लौटी है और यह लोग इतने हंसी टिटोली करके उसे आर्डर लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी संगीता ने सोचा कि चुप रहने में भलाई है और वह चुपचाप आगे बढ़ने लगी। संगीता, ये क्या तरीका है? न ही तुमने कोई जवाब दिया और न ही हमसे प्रणाम नमस्कार किया और सीधे अपने कमरे में घुसने लगी। यही संस्कार दी है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें? मेरी माँ ने मुझे क्या संस्कार दिया है क्या नहीं, यह तो मेरे अंदर दिखता है। लेकिन आपको आपकी माँ ने जरा भी संस्कार नहीं दिए हैं। तभी तो आप मुझसे मेरा हालचाल पूछने के बजाय मुझे ऑर्डर लगा रही है। क्या आपके अंदर जरा भी आत्मीयता नहीं है, मानवता नहीं है? जो मैं इतने बड़े दुख के कार्यक्रम से लौट रही हूँ, मेरी माँ को अंतिम विदाई देकर लौट रही हूँ। इस समय आपको पूछना चाहिए कि मेरे भैया भाभी सब लोग कैसे हैं। और ये सब ना पूछकर आप हंसी ठिठोली कर रही हैं, मुझे ऑर्डर दे रही हैं। एक तो सारे समाज ने थू थू किया कि समधन की मृत्यु हो गई और ससुराल से कोई नहीं आया। अरे जिसे जाना था वो तो चली गई ना। और वैसे भी तो वो बुजुर्ग थी, उनकी मौत में इतना भी क्या पछतावा? जैसे तुमने लाखों रुपए पानी की तरह बहाकर मूर्खता दिखा दी। तुम यही सोच रही हो कि हम भी मूर्खता दिखाएं? वैसे भी उस दिन मुझे अपने होने वाली बहू के घर जाना था, उसे सगुन के कंगन पहनाने। फिर मैं कैसे आती वहाँ? वैसे भी गौतम तो गया ही था, वह नहीं भी जाता तो कोई बड़ी बात न हो जाती। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए। ये सारी बातें कहते हुए आपका कलेजा नहीं कांप रहा है? क्या अपने होने वाली बहू
कि सामने मेरी शादी है। अगर भाभी ने तमाशा करके गृहस्थी वृहस्थी अलग करने का विचार बना लिया तो लोग 4 तरह के सवाल पूछेंगे। हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं भी खामोश हूँ, नहीं तो अभी से इसकी औकात याद दिला देती। खा ले पिंकी, खा ले बेटा, अच्छे से खा ले पेट भर। मम्मा, आज के बाद आप कहीं भी जाएंगी ना तो हमें लेकर जाना। 2 दिनों से हमें कुछ भी ढंग के खाने को नहीं मिला है, क्योंकि दादी दादा और चाचू तो होने वाली चाची के घर में चले गए थे सब लोग, और हमें नहीं लेकर गए थे। मैं और भैया यही घर में थे। मम्मा बेटा, आप पापा के साथ रहे होंगे ना? पापा तो थोड़ी देर में अपनी दुकान चले गए थे और मैं और भैया अकेले बहुत परेशान हो रहे थे। ठीक है बेटा, आज के बाद मैं जहाँ भी जाऊंगी तुम लोगों को लेकर जाऊंगी। लो जल्दी जल्दी से खा लो। ठीक है मम्मा। कितने निष्ठुर निर्दयी लोग हैं ये। इन लोगों को जरा भी तरस नहीं आता है किसी के ऊपर। लेकिन बहुत हो गया, इन लोगों की गुलामी में बहुत कर ली, लेकिन अब नहीं करूंगी। माँ नए बिजनेस के लिए मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है माँ। यही तो मैं समझाती थी, लेकिन कोई मेरी बात तो समझने को तैयार ही नहीं था। अब देखो, तुम्हारी सास तो मर गई और पैसे बेकार में पानी की तरह बह गए। हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था गौतम कि हम तुझे बिजनेस के लिए रुपए नहीं देंगे, क्योंकि तेरी पत्नी हमारी बात नहीं मान रही है। लेकिन माँ पापा, आप संगीता की गलतियों की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? मुझे बिजनेस के लिए रुपए दीजिए ना। जैसे ही मेरा बिजनेस चल उठेगा मैं आप लोगों को वह रुपए सूद समेत लौटा दूंगा। मैं एक शर्त में रुपए दूंगी बेटा तुझे। कैसी शर्त माँ? तू बस 2 महीने रुक जा, राहुल की शादी हो जाने दे, उसके बाद मैं तुझे रुपए दे दूंगी। लेकिन राहुल की शादी के पहले तू संगीता से उसके सारे जेवर मांग कर हमें दे दे। लेकिन माँ, संगीता अपने जेवर क्यों देगी? क्यों ना देगी? अरे पति के बिजनेस में रुपयों की जरूरत हो रही है तो तू उसे गहने मांग ले और बोल दे कि तू गहने गिरवी रख रहा है। जब तेरा बिजनेस चल उठेगा तब तू उसके गहने छुड़वा कर उसे वापस कर देगा। ठीक है माँ, मैं बोल कर देखता हूँ। इन लोगों को क्या लगता है कि यह लोग अपनी मनमर्जी करेंगे और हर बार हम इन लोगों की सहायता करेंगे? वैसे भी जी, अब हमारे छोटे बेटे की शादी तो हो ही रही है। मैंने तो फैसला कर लिया है, ये संगीता और गौतम को ना हम अलग कर देंगे और हम अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन भाग्यवान, गौतम को तुम बिजनेस के लिए रुपए कहाँ से दोगी? क्योंकि रुपए तो राहुल की शादी में ही खर्च हो जाएंगे। आप बस देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। यकीन ही नहीं होता, अब माँ हमारे साथ नहीं है। माँ हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी है। हाँ संगीता, बहुत दुख होता है माँ जी के लिए। आपको दुख होता है? यकीन नहीं होता मुझे कि आपको दुख होता है। ये क्या बोल रही हो संगीता? अरे आपके घर वाले इतने निष्ठुर निर्दयी हैं कि मेरी माँ की मैयत में तक शामिल नहीं हुए और आप गैरों की तरह आए और थोड़ी देर में वापस आ गए। शर्म नहीं आती आपको? लोगों ने कैसी कैसी बातें की। मैं मजबूर था संगीता, क्योंकि यहाँ बच्चों की देखभाल भी तो करनी पड़ती है ना, इसीलिए मुझे आना पड़ा। और तुम तो माँ का जानती ही हो, माँ चूल्हा चौके का तो हाथ लगाती नहीं है, मुझे ही बच्चों को बना कर देना पड़ा था। ठीक है, मेरे दुख की घड़ी में जिन जिन लोगों ने मुझसे जैसा जैसा व्यवहार किया है ना, यह व्यवहार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और समय आने पर उन्हें बताऊंगी कि दुख की घड़ी में कोई अपनों से ऐसा व्यवहार करता है तो कैसा महसूस होता है। अच्छा संगीता, जो हो गया उसे कोई वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ मुझे बहुत दुख है माँ जी की मृत्यु का। पर संगीता, अब हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। हाँ सोचिए ना। संगीता, तुम्हें तो मालूम ही ना, मैं नए बिजनेस डाल रहा हूँ, उसमें मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। और तुमने तो कहा भी था ना कि तुम बाद में व्यवस्था कर दोगी। अब मैं कहाँ से 4 लाख रुपए लाऊं संगीता? बहुत अर्जेंट है मुझे, मैंने आधे से ज्यादा सामान तो बुलवा कर रख ही लिया है। लेकिन तत्काल में इतने सारे रुपए कहाँ से लाए हम? संगीता, एक बात कहूँ? हाँ कहो ना। तुम्हारे जो वो शादी के समय चढ़ावे में माँ ने चढ़ाया था और तुम्हारे भैया भाभी ने जो चढ़ाया था, वह सारे गहने तो एक्स्ट्रा में रखे हुए हैं ना। मैं कह रहा था कि वो गहनों को तुम मुझे दे देती तो मैं उन्हें गिरवी रख देता और अपना काम शुरू कर देता। ये क्या बोल रहे हो आप? वो गहने मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगर तुम कहो तो आपकी माँ ने जो चढ़ाया था मुझे शादी में, वह गहने मैं दे देती हूँ। लेकिन उन गहनों से इतने रुपए तो नहीं मिल पाएंगे संगीता। मेरा यकीन करो, जैसे ही बिजनेस चल उठेगा ना तो मैं तुम्हारे गहने छुड़वा कर तुम्हें वापस कर दूंगा। ठीक है जी, वैसे भी गहने जेवर मुसीबत के वक्त ही तो काम आते हैं। ठीक है, मैं आपको वो सारे गहने दे दूंगी, आप उन्हें गिरवी रख दीजिए। ठीक है संगीता। इस तरह संगीता अपने पति का विश्वास करके अपने सारे जेवर अपने पति को दे देती है। लेकिन उधर गौतम गहने गिरवी न रखकर अपनी माँ के हाथ में रख देता है। ठीक है माँ, ये रहे संगीता के सारे गहने। बस आप जल्दी से राहुल की शादी निपटा कर मुझे 4 लाख रुपए दे दीजिएगा। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, तुझे मैं रुपए दे ही दूंगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर गौतम अपने भाई राहुल की शादी का इंतजार कर रहा था और उधर संगीता हर रोज गौतम से यही कहती थी कि जब उसने गहने दे दिए हैं तो उसने बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं किया है। जब मैंने आपको अपने सारे गहने दे दिए हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे संगीता, मैं सोच रहा हूँ कि अब राहुल की शादी को कुछ ही दिन तो बचे हैं, मैं शादी के बाद ही बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। अगर ऐसा था तो कम से कम शादी के बाद ही मेरे गहने गिरवी रख देते। अब मैं शादी में क्या पहनूंगी? यही डेली वाले छोटे छोटे से जेवर पहनूंगी। अरे मुझे क्या मालूम था कि शादी में इतनी व्यस्तता और इतना काम आ जाएगा मेरे सिर पर। अब मैंने वह सारे रुपए बैंक में जमा करवा दिए हैं। जैसे ही शादी का कार्यक्रम निपटता है और मैं वैसे ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है। धीरे धीरे समय भी बीत गया और इधर राहुल और पायल की शादी भी हो गई। राहुल और पायल की शादी को 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन अभी भी गौतम ने अपने नए बिजनेस स्टार्ट करने की चर्चा नहीं की थी। माँ,
मैं और पायल सोच रहे थे कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाते। हाँ बेटा, क्यों नहीं। माँ, अब तो राहुल की शादी भी हो गई, मुझे बिजनेस के लिए रुपए दे दीजिए ना। क्या बताऊं गौतम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। शर्मिंदा? कैसी शर्मिंदगी माँ? बेटा, वो सारे रुपए तो राहुल की शादी में ही खर्च हो गए। ये क्या बोल रही है माँ आप? हाँ बेटा। फिर मुझे आप संगीता के गहने दे दीजिए, मैं उन गहनों को गिरवी रख देता हूँ। क्या बताऊं बेटा, वो गहने भी गिरवी रखे हुए हैं। मैं जैसे ही तेरे पापा के पेंशन के सारे रुपए आएंगे ना, उसे जोड़ जोड़ कर बहू के गहने वापस ले आऊंगी, उसके बाद तुझे दे दूंगी बेटा। बस कुछ दिन और इंतजार कर ले तू। लेकिन माँ संगीता मुझे बहुत परेशान कर रही है कि मैं बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ। क्या करूं बेटा, समझा ले बेटा, बहू को समझा ले। देख, तेरे पापा से कुछ मत कहना, नहीं तो बीपी पेशेंट है, कुछ के कुछ हो गया तो। ठीक है माँ। गौतम अपनी माँ की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वह जाकर संगीता को सारी बात बताता है। संगीता को यकीन नहीं होता और वह अपनी सास के कमरे की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी वह सुनती है कि उसका नाम लिया जा रहा है अंदर, और अपना नाम सुनकर वो वहीं दरवाजे के पास रुक जाती है। संगीता बहू को क्या लग रहा था, वो अपने आप को बहुत सियानी समझती है। अरे वो जो एफडी के रुपए थे ना, वो उसके बाप ने हमें दहेज के रूप में दिया था, लेकिन वह उस रुपए को अपने मायके वालों पर ही खर्च कर दी। फिर हम उससे गहने लिए बिना कैसे मानते। हाँ मम्मी, लेकिन मुझे ना बेचारे भैया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। भैया को लग रहा होगा कि हमने वह जेवर गिरवी रख दिए हैं और एक न एक दिन आप उन्हें छुड़ा कर दे देंगे। लेकिन भैया को क्या पता, हमने शिव शक्ति ज्वेलरी में भाभी के सारे गहने बेच दिए हैं जो अब उन्हें कभी वापस नहीं मिल सकते। संगीता अपने देवर और सास की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वह तुरंत ही 100 नंबर में फोन कर देती है और फोन करके वह अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर देती है। इधर संगीता के ससुराल वाले ठहाका ले लेकर हंसी मजाक में लगे हुए थे और उधर आधे घंटे के अंदर ही उनके घर में पुलिस आ धमकती है। सर, फोन तो इसी घर से आया था, यही का लोकेशन शो हो रहा है, कोई है घर में? अरे इंस्पेक्टर, आप यहाँ कैसे? हमें इस घर से फोन आया था। अरे आप लोगों को ना कोई गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि यहाँ से तो किसी ने कॉल नहीं किया। कॉल मैंने किया था इंस्पेक्टर। मैं आप लोगों से अपने ससुराल वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहती हूँ। मेरे ससुराल वालों ने धोखे से मुझसे मेरे मायके से लाए हुए सारे गहने छीन लिए और उसे ले जाकर मां शक्ति ज्वेलरी में ले जाकर बेच दिया, और यह लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि वह गहने गिरवी रखे हुए हैं। भाभी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं कर रही हूँ देवर जी, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? अच्छा, तो यह मोहतरमा है आपकी सास? जी मैडम, इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। ये लोग मेरे साथ बहुत अत्याचार करते हैं। मैं तो कब से शिकायत दर्ज करवाना चाहती थी। आप मेरी शिकायत दर्ज कीजिए कि ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। आपको यकीन न हो कि इन लोगों ने मेरे गहने बेचे हैं, तो मैं आपको अपने गहने के सारे बिल दिखाती हूँ। आप जाकर शिव शक्ति ज्वेलर्स में पूछ सकते हैं। नहीं, ये झूठ बोल रही है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी हम शिव शक्ति ज्वेलर्स में जाकर सब कुछ पता कर लेंगे। हे भगवान, अगर सच में इन्हें पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। माँ सब कुछ सच बता देते हैं, नहीं तो बाद में बहुत लंबे से जाएंगे हम लोग। नहीं इंस्पेक्टर, वो असल में हमने ही भाभी से गहने लिए थे और उन्हें गिरवी रखने की बात कही थी, लेकिन हमने वो गहने बेच दिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमें कोई सजा मत दीजिए, हम वो गहने लाकर भाभी को वापस कर देंगे। ठीक है, अगर 2 दिनों के अंदर आपने अपनी भाभी को गहने लाकर नहीं दिए तो फिर आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और हाँ संगीता जी, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप पूरे अधिकार के साथ अपने ससुराल में रहिए, क्योंकि आपको कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार तो यह लोग होंगे ही। बस आप हमें एक फोन कर देना। जी बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर मैडम आपका। देख ले बेटा, क्या किया तेरी पत्नी ने। माँ, उसने जो भी किया वो ठीक ही किया, क्योंकि हम लोगों ने उसके साथ बहुत छल किया है और अब मैं उसके साथ कोई छल नहीं करना चाहता। आज पहली बार संगीता को गर्व हो रहा था अपने पति पर, क्योंकि इससे पहले गौतम ने कभी भी अपनी पत्नी का पक्ष नहीं लिया था, लेकिन आज वो अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा था। इस तरह संगीता भी बहुत खुश हो जाती है और अब संगीता अपने पूरे अधिकार के साथ ठाट बाट से अपने ससुराल में रहती है और उसके ससुराल वालों की अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो संगीता के खिलाफ कुछ भी कर सके। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।